ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार मुद्दा कौन सा बनना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का जो डिग्री विवाद है वो बड़ा मुद्दा हो सकता है? डुल साहब, ब्रेक से पहले तमाम बातें हुई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री का जो डिग्री विवाद है वो बड़ा मुद्दा बनना चाहिए? देखिए, विवाद होना ही नहीं चाहिए था यदि माननीय प्रधानमंत्री सही इन्फॉर्मेशन शुरुआत में दे देते। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन छिपाई है, इन्होंने अपनी शादी तक की भी इन्फॉर्मेशन छिपाई थी। अब समस्या ये है कि भारत की जनता को ये जानने का हक है कि जो प्रधानमंत्री उनका जो प्रधानमंत्री है वह सही है नहीं है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, ये तो एफिडेविट उन्होंने गलत दिया है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन जनता को जानने का हक था। और दूसरी बात यह है कि इस समय पर इस बात को बार बार इसलिए उछाला जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अब विदेश, माननीय प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बीच में बार बार हम बात करते हैं, विदेश दौरों की बात करें तो इनको यह भी बताना होगा कि कनाडा में और चाइना में जाकर के जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे पहले भारतीय होने पर बहुत दुख होता था, मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री से इस प्रकार की भाषा की हम अपेक्षा रखें? क्या भारत के प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले कभी भारत था ही नहीं? ये इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं खासकर विपक्ष के लिए कि इनके समय से पहले कभी भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमें दुख था, भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी। यदि भ्रष्टाचार से घिरी हुई है तो इसके लिए फोरम आपकी पार्लियामेंट है, इसके लिए फोरम आपका देश है, इसके लिए फोरम आपका कनाडा नहीं है या फिर चाइना नहीं है जहां पर जाकर के आप बेइज्जती करके आते हैं भारत की। जी बिल्कुल, मैं उत्तर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, ये सड़कों के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है। आप जो सड़क बना रहे हैं उसका पैसा हमसे ले रहे हैं, ये कोई एहसान की बात नहीं है जो आप विकास कर रहे हैं। ये विकास कोई एहसान नहीं है, आपको इसके लिए जनता ने चुन करके भेजा है, आपको बनाना पड़ेगा, आपको ये आपकी ड्यूटी है। पहले की सरकार ने यदि नहीं किया तो ये आपको करना होगा, आपको इंप्रूव करना होगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। दो बातें यहाँ पर सामने, दो बातों की महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। पहला, आपने प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के बारे में आपने सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कहीं किसी दिन तुलना भी की अगर नहीं, ये उत्तर मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। तो उन्होंने भारतवंशी नागरिकों के बीच में जो वहां पर रहते हैं, प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं भारतवंशियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनसे मिलने जाते हैं, उनके बीच में बात करते हैं। एक मिनट सुनिए तो सही जी। और उत्साहवर्धन करने की बात, वहां उनसे इंटरेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री जी कभी कभार उन्होंने तुलना की तो निश्चित रूप से एक सच्चाई सामने रखी कि पूर्व के कार्यकाल में, पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में भारत का जितना मस्तक ऊंचा होना चाहिए था स्वाधीन भारत आजादी के बाद से अब तक, उस तरह की स्थिति नहीं आई। और उन कारणों में एक भ्रष्टाचार भी था। क्या इसको छिपा लिया जाए? क्या इसको छिपाना उचित रहेगा? दूसरी बात यह कि ये तो उन्होंने एक आध बार चर्चा की होगी, आप क्यों भूल जाते हैं कि भारत के इन्हीं प्रधानमंत्री ने, जिनके विदेश दौरों को लेकर के हमारे आम आदमी के पार्टी के मित्र भी कटाक्ष करते हैं, भारत के इसी प्रधानमंत्री की वजह से आज भारत का मस्तक सारी दुनिया की बिरादरी में ऊंचा हुआ है। तो सुन लीजिए, एक क्षण देखिए, मैंने आपको सुना, मैंने सुना आपको बताया। ऐसा नेतृत्व पहली बार आजादी के बाद भारत में आया है जिसकी अगुवाई में हिंदुस्तान की रिकॉग्निशन पूरी दुनिया में बेहतर देश के रूप में हुई है। दुनिया की अपने आप को चौधरी और थानेदार कहने वाले अमेरिका जैसे देशों का नेतृत्व भी भारत के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करना चाहता है। दुनिया में कहीं भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जाते हैं, इसका लाभ दिखाई पड़ता है आपको देश के अंदर? देखिए, मैं आपको बताऊं विदेश क्यों जाते हैं। सिर्फ अडानी, अंबानी और एक ये अभी कांग्रेस के सांसद रहे थे पुराने, लेकिन उनके भाई थे अभी सज्जन जिंदल जो पाकिस्तान लेके गए थे। ये उनके लिए जाते हैं, देश के लोगों के लिए जाते हैं। हमें बता दीजिए क्या फायदा हुआ? हमें तो लगता नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। ये जाते हैं इन जो उद्योगपति, आप देखिए उनकी टीम में कौन लोग हैं। कोई किसान गया है क्या कभी कि वहां पे जाके देखिए कि क्या किसान किस तरह खेती करते हैं? क्या किसी बेरोजगार को लेके गए हैं क्या साथ में? क्या किसी टीचर को लेके गए हैं क्या? वो देखे वहां की एजुकेशन क्या है? क्या किसी डॉक्टर को लेके गए हैं क्या? कौन जाते हैं? अडानी, अंबानी, सज्जन जिंदल, फलाना टिकड़ा, ये लोग जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मोदी जी से पूरे देश को एक आस थी, पूरे देश के लोगों ने वोट दिया था कि भाई चलो कुछ देश बदलेगा। क्योंकि 60 साल से जो गाथा गा रहे थे, लोगों को बताई कि 60 साल में कांग्रेस ने ये डुबो दिया, ये डुबो दिया। लोगों को लगा चलो भाई यही कुछ कर देंगे।
लेकिन ये पूरे की पूरी तरह से सिर्फ लोगों को झूठी बातें कह कह के अच्छा, झूठा कौन है? मैं अभी झूठी बता बातें दूं। करने की झूठा बात कौन है अभी बता जी, देता हूं। बोलिए। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की उनके यात्रा में तो अंबानी, अडानी और फलाना ढिकड़ा, क्योंकि और नाम इनको याद नहीं है और ले नहीं जाते सकते। हैं। सुन लीजिए, बहुत हो गए ना वो अब लोग। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की यात्रा में तमाम तरह के विशेषज्ञ हर फील्ड के जाते हैं, और प्रधानमंत्री की यात्राओं से क्या हासिल हुआ है, मैं फिर वही कहूंगा कि एक होता है जागा हुआ व्यक्ति और वो सोने का नाटक कर रहा हो, इनकी स्थिति वैसी है। प्रधानमंत्री की यात्राओं से क्या हासिल हुआ मैं बताता हूं। दुनिया में इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आज की तारीख में भारत वो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। ये भारत के प्रधानमंत्री के विदेशों में जाकर संबंध सुधारने का परिणाम है। 10 बरस आपकी सरकार थी, पाकिस्तान रास्ता रोके हुए था हमारा ईरान के साथ और मध्य एशिया के साथ कारोबार का, आपसे नहीं सुधरा, आपसे नहीं सुलटा। कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ईरान गए, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो करार करके आए हैं चाबहार पोर्ट का, उसके कारण से भारतवर्ष को कितना लाभ होने वाला है, इसका अनुमान लगाना अभी हाल कठिन है। चलिए जवाब लेते हैं। वंदना जी जवाब दीजिए। बहुत कांग्रेस के बहुत शासनकाल बड़ी में वो सब रणनीतिक कुछ जीत नहीं हुआ हमारी हुई है। जो मोदी जी विदेश जाकर अब कर रहे हैं। वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की ही बात करती हूँ। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि आपके रिलेशन बेटर हो रहे हैं। पठानकोट में क्या हुआ, अभी 2-4 दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें क्या हुआ। मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ इंडिया में आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, पठानकोट में पाकिस्तान के लोग अंदर एंटर कर जाते हैं जांच करने के लिए। क्या हमारी जांच जो एजेंसी है वो सक्षम नहीं है? क्या वो अपने आप से जांच नहीं कर सकती? क्या दूसरी कंट्री जो हमारे पे अटैक करा रही है वो आके चेक करेगी कि ये अटैक किसने किया? आप इसको बोलते हैं कि हम जो है हमारी विदेश नीति बेटर हो रही है। यहाँ पे शरद मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस डिबेट को मैं थोड़ा सा और अलग लेके जाना चाहूंगी। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, मुद्दे कौन से उठाने चाहिए? क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए कि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी महिला सशक्तिकरण की। वहीं पर हमने पिछली बार बात छोड़ी थी। महिला सशक्तिकरण का आपने नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, लेकिन आपको मालूम है क्या कंडीशन है? रेवाड़ी के पास ईंट भट्टे में 2 घंटे तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, पुलिस स्टेशन पास होने के बावजूद भी नहीं पहुंचता। हम बात करते हैं जापान की बुलेट ट्रेन लाएंगे। क्या आपको मालूम है जापान में सिर्फ एक लड़की के लिए ट्रेन चलती है, उसके स्कूल के लिए, और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लड़कियां छेड़खानी से तंग आकर स्कूल छोड़कर घर बैठ जाती हैं। हमारे मेन मुद्दे कहाँ हैं? चलिए मुख्य मुद्दों से जवाब देते हैं। चलिए बताइए। आपको मैंने तो ये कहा नहीं कि पाकिस्तान के मामले में हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो जिस पर हम बहुत सुनिए, जो मैंने कहा है आपने ध्यान से सुना नहीं, इसमें आपकी चूक है। मैं ईरान की बात कर रहा था, मैं दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहा था। पाकिस्तान के मामले में हम लोगों ने वो अभी अर्जित करना है जिसकी हम बात करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में हमने ये अर्जित अवश्य किया है कि घुसपैठ के जितने प्रयास जम्मू कश्मीर की सीमा पर होते थे आधे रह गए हैं। पाकिस्तान के मामले में हमने ये अर्जित किया है कि अगर उधर से एक गोली चलती है तो मेरे देश के सुरक्षा बलों को यह अधिकार है कि गोली तब तक थमनी नहीं चाहिए जब तक उधर से वो पीछे को हट करके पाकिस्तान के मुद्दे पे नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी एक मिनट, पठानकोट का उत्तर और दे दूं, पठानकोट का उत्तर और दे दूं। पठानकोट के मामले में जो पठानकोट के हैंडलर्स रहे हैं, पठानकोट के हैंडलर्स को रिलीज करने वालों में तो कांग्रेस की सरकार रही है। चलिए वो मुद्दा भटकता है। हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या भारत की नीति ठीक चल रही है? मजबूर कर दिया कि वो जांच के लिए तैयार है। वो अवसर नवीन क्या बोलिए? देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं, हम तो जी अभी नई पार्टी आई है, बच्चे ही हैं। 60 साल तो ये राज कर गए, अभी ये भी 10-15 साल तो इन्होंने भी किया है, और हरियाणा में इन्होंने भी किया है। अब ये पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, पाकिस्तान का इनका एक अचीवमेंट हुआ। मोदी जी कहते थे दाऊद को लेके आएंगे, बताएंगे नहीं कैसे। अभी पता चला ना आपको, दाऊद ने फोन किया, खड़गे, वो क्या नाम है, एकनाथ खड़गे, जो इन खड़से इनके मंत्री हैं। तो चल रहा है इनका प्रोसेस, बातचीत चल रही है उस मंत्री के थ्रू। ये इनका अचीवमेंट है। ये कहते थे भाई हम इनकार कर रहे हैं। नहीं, सुनो ना सर, एक मिनट। अभी आप इनकार करेंगे। अभी कुछ बीजेपी के प्रवक्ता पहले कह रहे थे माओवाद खत्म हो गया, ये आज ही विस्फोट हुआ, आज ही मरे हैं जवान, रोज मर रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि पहले हमने आदेश अब दे रखे। कौन सा आदेश दे रखे आपने कि गोली चलाई? पहले भी चल रही थी वो तो। वो आर्मी का वो आर्मी अपने हिसाब से हैंडल करती है। सर आप लोगों ने जैसे कांग्रेस ने किया वो भी सबको पता है। भारत के नेतृत्व ने सेनाओं को सामर्थ्य दिया है, सेनाओं को संबल दिया है। कौन सा सामर्थ्य दे दिया हमारे से पूर्ववर्ती? आप बोलिए। एक मिनट वीरेंद्र जी, मुझे बात करने दीजिए। अब पाकिस्तान के मुद्दे पर हम आते हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी को यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन वीटो कर देता है, और आप कहते हैं कि आपने मान बढ़ाया देश का। मैं इस प्रकार का मान बढ़ाया। मैं एक प्रश्न करता हूं। एक आतंकवादी जो आपकी तरफ से घोषित आतंकवादी है जी, उस आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने के लिए जब यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आता है, चीन उसको वीटो करता है। आप कह रहे हैं कि आपके माननीय प्रधानमंत्री चीन के साथ में अपने रिश्ते सुधार करके आए हैं। वकील साहब चलिए आम लोगों के बीच चलते हैं। एक सवाल है, एक सवाल सुन लेते हैं। आम लोगों के सवाल सुनते हैं। मेरा सवाल नवीन जैन जी से है। नवीन जैन सिंह जी, आप अभी कटोरी और चम्मच की बात कर रहे थे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैं अभी दिल्ली पिछले दिनों गया था, जिस समय ऑड इवन का आपका फार्मूला चल रहा था। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह कि इस बार आपने उस ऑड इवन के फार्मूले के आंकड़े जनता के सामने क्यों नहीं रखे? और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय इस बार मैं दिल्ली में गया, मुझे बस में जाना पड़ा। पहले मैं गाड़ी से आता था तो मेरा 1500-2000 रुपये डीजल लगता था, मैं आ जाता था। लेकिन इस बार मैं 1500 की जगह मेरा 6000 रुपये लगा। हम 3 जने थे, बस में जाना पड़ा, बस में आना पड़ा। और मैं हैरान रह गया वहां पर देख के कि आपने होर्डिंग्स इतने लगाए हुए थे सिर्फ ऑड इवन फार्मूले को लेकर। कितने करोड़ों रुपए आपने जनता के वहां पे बहाए, और उसके बाद भी इस बार आपने वो आंकड़े जनता के सामने क्यों नहीं रखे? जबकि पिछली बार तो आपने बहुत ढोल पीटा। देखिए सर, पहली बात तो मैं भाई साहब आपको बताऊं कि किसी सरकार की औकात नहीं है इस तरह का डिसीजन ले। हमने अगर वोट बैंक सोचते तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता। हमने लोगों के स्वास्थ्य के लिए लिया है। वो लोगों की परेशानी होती है, हमें भी पता है। दूसरी बात, अब कार से आप बस से चले गए, बस से कहां है 6,000 लग गए सर जी। टिकट तो सस्ती है। कार में भी 3 जने जाते हैं तो भी उसमें खर्चा होता है, और वहां पर जाकर फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। बात तो फिर वही पहुंच गई। एक मिनट सर, एक मिनट। देखो पैदल चलोगे थोड़ा बहुत तो सेहत भी ठीक होगी। नहीं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सी करनी पड़ी ना जी। अरे सर, जहां पे मुझे जाना है बस स्टैंड से, तो फिर मुझे टैक्सी सर देखिए हमारे को बताइए, पोल्यूशन तो हम मानते हैं आपको आपने आंकड़े क्यों नहीं रखे? अरे सर जी आंकड़े बता तो रहे हैं, हम मानते हैं। चलो हमारे से कुछ हमने कुछ इस बार के क्या आंकड़े थे बताइए जरा जनता को। जनता आपके बीच में बैठी, बताइए। अगर आपकी जानकारी, एक मिनट, पैसे आपने इतने लगा दिए सर, सुन तो जनता का पैसा आपने वहां पे एडवर्टीजमेंट में। अरे भाई साहब सुन तो लो, बताइए। हमने तो वहां पे दिल्ली में लगाया। आपको शायद जानकारी होगी तो हरियाणा में भी कई जगह पे OD1 का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पता है। यहाँ तो आपकी बीजेपी की सरकार है ना सर। कई एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्टों ने यहाँ पे भी शुरू किया है। तो ये इस तरह की शुरुआत। क्या हरियाणा ने? मुझे तो कहीं ऐसे होर्डिंग हरियाणा में नजर नहीं आया भाई साहब। लेकिन आपने दिल्ली में, एक मिनट, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पैसा आपने बहा दिया भाई साहब जनता को ऑड के चक्कर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में जाके होर्डिंग लगाते हैं, यहाँ लगाने की हिम्मत नहीं है कि लगा दे। कि कुछ बता तो दें कि ये क्या है। अपनी औकात के गीत गाते हैं, हमारी हिम्मत को चुनौती देते हैं। अजीबो गरीब बात है। अरे दिल्ली में जाके लगा रहे हैं। आंकड़े क्या है? भी नहीं है। अरे भाई साहब, जनता का नुकसान। अरे भाई साहब देखो, हमारी हिम्मत को सवाल उठा रहे हैं। देखिए सर, आपकी सरकार, आपकी सरकार, सुनो सर, ये प्रजातांत्रिक भाषा नहीं है। आपकी सरकार ये आपत्तिजनक भाषा है। ये सिर्फ बोलते हैं कि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके जो प्रश्न